हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये जो हमारा चैप्टर होगा ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस होगा और इसमें कुछ भी एनसीईआरटी का छुटा हुआ नहीं होगा और सब कुछ कवर होगा उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, जैसे कि हम हुए, प्लांट्स होते हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, सब कुछ क्या होता है, स्टार्टिंग में सिंगल सेल होते हैं। यानी कि जो भी होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं स्टार्टिंग में वो जाइकोट से बने होते हैं। ठीक है, किसी की भी सेल हो, प्लांट की हो, एनिमल की हो, किसी की भी सेल हो, और उस जाइगोट की सेल में डिवीजन होते हैं। यानी कि उसमें डिवीजन होके, जैसे कि ये मान लिया पहले क्या था, एक जाइगोट की सेल थी। ठीक है, यानी कि मतलब मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, दोनों का फ्यूजन हुआ और दोनों ने क्या बना ली, एक सेल बना ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, सिंगल सेल है। इसमें क्या हुआ, डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, एक सेल से दो सेल हुए। ठीक है, दो सेल से चार सेल हुए। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, इनका बहुत सारी सेल बनने लगी ऐसे। तो जब बहुत सारी सेल बननी स्टार्ट हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट होंगे, और एक टाइम के बाद जब वो फुल्ली डेवलप हो चुका होगा तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे कि अब हम हैं, तो हम पहले क्या थे, जाइगोट थे। ठीक है, यानी कि मेल गैमेट आया और फीमेल गैमेट आया, दोनों ने क्या मिलकर बनाया, जाइगोट बनाया। जाइगोट में डिवीजन होना स्टार्ट हुए। तो जब डिवीजन होना स्टार्ट हुए उसमें, तो सबसे पहले उसमें 2 सेल स्टेज आई, फिर 4 सेल स्टेज आई, फिर 8 सेल स्टेज आई। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आई और सेल का नंबर बढ़ता गया। ठीक है, और एक फुल्ली मैच्योर हमारा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, अब क्या आता है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जो सेल होती है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा ग्रोथ और एक हो जाएगा हमारी रिप्रोडक्शन। यानी कि जो सेल होगी उसमें एक तो वो ग्रोथ करेगी करेगी यानी कि वो हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म उसका बढ़ता रहता है। और जो एक होती है हमारे की, वो रिप्रोडक्शन करेगी। यानी कि मान लिया ये हमारी क्या है, सेल है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो अब ये इसके ऑर्गेनेल्स डबल हो चुके हैं। अब ये क्या करना चाहेगी, खुद को डिवाइड करना चाहेगी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनेल्स डबल हो गए इसके। तो ये ऐसे दो वो बना लेगी। तो ये सेल के दो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो जो सेल होती है वो ग्रोथ करती है और डिवीजन करती है। ठीक है, और मिलियंस ऑफ सेल बना लेती है, एक सेल से ही मिलियंस ऑफ सेल बन जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वो तो हमें दिख ही रहा है कि अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म बनेगी कैसे। ठीक है, सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ मतलब कि सेल का जो साइज है वो बढ़ता है। जैसे कि मान लिया सेल पहले इतनी थी तो इतनी हो जाएगी, ये ग्रोथ होगी इसमें। सेल की ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यानी कि इसमें जो डीएनए है, मान लिया पहले ये वाला डीएनए था, अब इसमें क्या होगा, एक और डीएनए बन जाएगा। ये क्या हो गया, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अब ये डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद इसमें सेल डिवीजन होगा। यानी कि इस सेल से क्या बन जाएगी, दो सेल्स बन जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सेल डिवीजन हो गया। एक डीएनए इस सेल में चला जाएगा और एक डीएनए इस सेल में चला जाएगा। ठीक है, प्रोसेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। अब ये प्रोसेस क्या होती है, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया फिर सेल ग्रोथ करेगी और ये वो, जरा से भी कुछ भी अलग नहीं होता। पूरा परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है, क्योंकि डीएनए में अगर जरा से भी इधर उधर होता है तो हमारा म्यूटेशन हो जाता है और डिजीज भी हो जाती है, बहुत कुछ खराब हो जाता है। तो ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में चलती है। ठीक है, तो इसी जो सेल ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। जो सेल ग्रोथ करती है उसमें क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है और उसमें जो जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स पड़े होंगे वो भी सब क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल की ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। यानी कि हमारी G1 फेज हो, G2 फेज हो, एस फेज हो, कोई सी भी फेज हो, इसमें साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, दीज इवेंट्स आर देमसेल्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये सब जो होता है, अब इसको हम, जैसे कि हमें कुछ काम कराना होता है तो हमारे मम्मी पापा बताते हैं। अब इसको सेल ये क्या कर रही है, सेल ग्रोथ कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है, तो इसको ये सब कौन बता रहा है, तो ये सब जो होता है ये हमारा पूरा जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में काम होता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी टाइम कुछ भी कर देगी।
किसी भी टाइम कुछ भी नहीं होने का, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में होगा और जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सेल अपना अनलिमिटेड ग्रोथ करती जा रही है तो उससे हमें क्या हो जाता है, उससे हमें कैंसर हो जाता है। तो सब कुछ अगर हमारा जेनेटिक कंट्रोल नहीं होगा तो सेल ग्रोथ करती चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। उसके बाद आता है कि सेल डिवाइड क्यों करती है। अब देखो, जैसे कि हमें सबको पता है कि जब पृथ्वी पे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया था तो वो वाटर में आया था, फिर वो उसने धीरे धीरे लैंड पे आना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर और भी ऑर्गेनिज्म आने लगे। तो उसने जब वो वाटर से लैंड पे आई तो उसने खुद को इवोल्व किया है, ठीक है, और उसमें बहुत ही टाइम लगा है। अब वो नहीं चाहती कि उसके जो और भी बच्चे होंगे उसके, वो भी इतना ही टाइम ले लेके खुद को डेवलप करे। तो वो चाहती है जो मेरी डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वही मेरे बच्चों में जाए, ठीक है। तो ये क्या करती है, सेल पास इन्फॉर्मेशन टू डॉटर सेल विच इवोल्व इन मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रोथ करके डिवाइड करती है, जिससे जो उसने इन्फॉर्मेशन उसने मिलियंस ऑफ ईयर में कलेक्ट किया अपने अंदर, तो वो क्या कर देगी, इसको अपनी डॉटर में देगी और वो इन्फॉर्मेशन उसकी डॉटर में जाएगी, वो करेक्टर उसकी डॉटर में आ जाएंगे। फिर यानी कि कोई चीज़ पानी में रह रही है पहले, अब उसको पानी सूट नहीं हो रहा, वो सूट पानी से बाहर आना चाहती है, उसने खुद को इवोल्व कर लिया है पानी से बाहर आने के लिए और वो पानी से बाहर अब रह पा रही है। तो अब अगर उसका डीएनए उसकी डॉटर में जाएगा तो उसकी डॉटर भी अब पानी से बाहर रह पाएगी। तो इस वजह से खुद को इवॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है अब जीन। जीन क्या होता है, तो ये मान लिया हमारा डीएनए है, डीएनए के एक सेगमेंट पर, मतलब कि मान लिया इसका छोटा सा सेगमेंट लिया, इस पर क्या है, जीन है। तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट होता है जीन, विच हैव सम इंफॉर्मेशन, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए जो आइज है उसका कलर ब्लैक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी मेरे डीएनए में। डीएनए पे किस पे होगी, डीएनए का वो पार्ट जिसमें मेरी आइज़ की इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम जीन कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। अब डीएनए हमें पता है कि जो ह्यूमन का डीएनए होता है वो 2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उस पे सारे पे ही जीन ही जीन लगे हुए होंगे, तो पर्टिकुलर पार्ट पे लगे होंगे ना जीन। तो जो वो पर्टिकुलर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उस वो पर्टिकुलर पार्ट ही उसका फंक्शनल सेगमेंट है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब सेल डिवाइड करती कैसे है। तो होती है, हमें जैसे कि पता है कि दो टाइप की सेल होती है, एक तो होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। तो हम दोनों सेल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन कैसे होता है और यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो देखो, जैसे कि हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है वो किसी भी एनवेलप में बंद नहीं होता, खाली बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में ही हमारा न्यूक्लियोइड पड़ा होता है। तो ये न्यूक्लियोइड क्या करता है, खुद रिप्लिकेट करता है, यानी कि खुद के यहाँ से क्या होगा, खुलेगा, और खुलने के बाद मान लिया देखो ये क्या है, इसका डीएनए है, ठीक है। तो ये यहाँ ये मान लिया इसका क्या है, डीएनए है। तो ये एक स्टैंड हो गया, ये दूसरा स्टैंड हो गया, तो ये यहाँ से खुलेगा। अब खुल के मान लिया ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दूसरा डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 डीएनए बन जाएंगे, पूरे की कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होके दोनों डीएनए बन गए। अब इसमें क्या होगा, ऐसे यहाँ पे फ्रो बन जाएगा एक, ठीक है। तो ये नीचे को जाएगा, अब यहाँ से ये मिल जाएगा और फिर यहाँ से 2 सेल बन जाएगी। प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं होता, कुछ फेज वेज वगैरह कुछ नहीं होती, बस सिंपल क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होके 2 सेल बन जाती है और दोनों सेल में हाफ हाफ डीएनए चला जाता है। इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं बनते और इसमें जो डिवीजन होता है उसको हम माइटोसिस भी नहीं बोलते, हम इसको ए माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है, उसमें प्लस बेसिक प्रोटीन होते हैं। ये याद रखना है कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन्स होती हैं वो नॉन स्टोन होती है, वो स्टोन नहीं होती, ठीक है। हम बात कर लेते हैं जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें की जो प्रोटीन, उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो कैसे होता है। तो ये क्या है, इसकी सेल वॉल होगी, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम पर हमें क्रोमेटिन ही देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको क्रोमेटिन ही बोलते हैं। यानी कि क्रोमोसोम भी होते हैं हमारी सेल में, क्रोमेटिन भी होते हैं, इनकी अलग अलग फॉर्म होती है डीएनए की, बट 95% हमारी सेल में क्रोमेटिन देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। इसके बाद आता है क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, यानी कि खुद को जैसे कि मान लिया हमने क्या लिया,
जब मम्मी हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो स्वेटर बनाती हैं, ठीक है? तो वो स्वेटर होता है जो उसमें वो लेती हैं ऊन, जो ऊन होती है वो अगर हम उसको सारे को खोल दें तो क्या बन जाएगा, बहुत सारी ऊन पड़ी हो जाएँगी, ठीक है? बट अगर हम उसको जैसे वो गोला होता है उसको ऐसे लपेट दें, जैसे बाँध दें उसको ऐसा का ऐसा, तो वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया बहुत। तो अगर उसको खोल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे क्रोमेटिन, और अगर इसको हम गोले की फॉर्म में रख रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम, यानी कि कंडेंस फॉर्म में रखें करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है? क्रोमोसोम में की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, और हम मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है आपको इसका ऊन का, ठीक है? तो डिवीज़न नोन एज़ माइटोसिस, जो यूकैरियोटिक में डिवीज़न होता है उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। तो देखो होता क्या है, अब मान लिया ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये क्या है, उसका डीएनए है। तो देखो ये क्या है, डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस पे हिस्टोन प्रोटीन लगी हुई है, 2.2 मीटर है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करता है, कॉम्पैक्ट हुआ यानी कि ये बंधना स्टार्ट हुआ, ठीक है। बनना स्टार्ट हुआ तो इसको हमने क्या नाम दिया, पहले क्या था, डीएनए था, अब क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। यानी कि डीएनए की कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की भी कंडेंस फॉर्म होती है, हमारा एक होता है यूक्रोमेटिन, फिर यूक्रोमेटिन की भी एक कंडेंस फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, उस हेट्रोक्रोमेटिन की भी एक कंडेंस फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन जो होती है ये हम क्लास 12 में डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट है इसमें भी, इस चैप्टर में भी कहीं कहीं है, ठीक है, उसमें भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे जो डीएनए होता है उसमें कुछ हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और कुछ उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रोमेटिन हो गया, ये और भी कंडेंस हुआ और ज़्यादा कंडेंस होकर इसने क्या बना लिया, क्रोमोसोम बना लिया। तो क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है। क्यों बनता है अब ये क्रोमोसोम, जिससे कि हम इजीली इसको डिवाइड कर सके, ठीक है। डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि इसको इजीली डिवाइड कर सकें, इसको देखते हैं। देखो अब जैसे कि ये है, ये हमारी नॉर्मल सेल है एक, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसमें डीएनए पड़ा हुआ है। अब ये सेल चाहती है कि इसको डिवाइड करना है, अब ये डिवाइड करने के लिए क्या करेगी, अपने सभी ऑर्गेनेल्स को डबल करेगी और जो इसका डीएनए होगा उसको भी डबल करेगी। तो ये सेल ने अपने ऑर्गेनेल्स यहाँ पे पड़े होंगे, इसके ऐसे ऑर्गेनेल्स पड़े होंगे, इसने हमने मान लिया कि इसने ऑर्गेनेल्स डबल कर लिए, अब इसको डीएनए डबल करना है, तो इसने डीएनए भी डबल किया अपना। डीएनए डबल करने की भी स्टेजेस होती हैं, वो स्टेजेस हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बहुत। अभी हम क्या देख रहे हैं, ऊपर से समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि होता क्या है। तो इसने क्या किया, डीएनए डबल कर लिया अपन, तो ये एक मतलब एक कॉपी होगी, इसकी दूसरी कॉपी होगी, 2 कॉपी होगी अब हमारे पास डीएनए की। अब ये डीएनए जो है ये 2 सेल्स में जाना है, 2 डॉटर सेल में जाना है इसके। तो ये क्या करेगा, ये कंडेंस होगा, कंडेंस होकर इसने ऐसी फॉर्म बना ली, ऐसी एक ये बना ली, एक ये बना ली, ठीक है। और दोनों जुड़े हुए हैं, अब ये इतना सारा था और एक इतने सारा था, इन्होंने कंडेंस होकर इतना इतने से बारीक जगह में आ गए। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं इससे, सेंट्रोमियर से, ठीक है। सेंट्रोमियर हमें पता है, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेंट्रोमियर को अच्छे से पढ़ा हुआ था, इसकी पोजीशन वगैरह के बारे में भी, ठीक है। तो जब डिवाइड होती है सेल का डीएनए डिवाइड होगा एम फेज में, तो ये यहाँ से डिवाइड होगा, पे इसके क्या लगेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स लगते हैं यहाँ के, और इसको ये यहाँ से खींच लेगा, इसको यहाँ से खींच लेगा, तो ये बीच में से टूट जाता है। अब ये जो होता है ये एक साइड चला जाता है, ये दूसरी साइड चला जाता है, तो इसमें ये एक सेल के लिए हो जाएगा, ये दूसरी सेल के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस ऐसा ना बनाते, इसको ही हम करने की कोशिश करते, यानी कि इससे ही हम सेल डिवीजन करने की कोशिश करते, पहली बात तो ये होता कि ये इतना बड़ा इस न्यूक्लियस में आता कैसे, ऐसे मान लिया चलो ये फैल भी गया ऐसे, ठीक है। तो अब ये इसको हम इधर-उधर ले जाते कैसे? यानी कि यहाँ होते हैं हमारे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से निकलते हैं हमारे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो अब माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे लगते हैं इस पे, तो नहीं हो पाता। हमें उसको डिवाइड करने के लिए क्रोमोसोम बनाने पड़ते हैं जिससे कि वो परफेक्टली डिवाइड हो सके, उसमें कुछ भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है फेजेज़ ऑफ सेल। तो जो सेल की फेजेज़ हैं देखते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो ह्यूमन की सेल होती है वो अप्रोक्स 24 आवर लेती है डिवाइड होने में। यानी कि हमने एक ह्यूमन की सेल ली और उसको लैब में जब हमने ग्रो किया तो उसने ग्रो करने के लिए, डिवाइड होने के लिए उसने 24 आवर लिए। फिर हमने एक ईस्ट की सेल ली, उसने 90 मिनट लिए। तो ये जो 2 हैं ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल।
यानी कि ये इसी चीज़ को बोल रहा है कि सेल टू सेल ये ड्यूरेशन जो है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि अब मान लिया अब हमें इंजरी हुई है हमें, तो इंजरी होने के लिए अब वहाँ की जो सेल्स हैं उसको जल्दी-जल्दी ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लिया उसकी जो सेल है उसका जो टाइम है वो अब 24 ना होके उसका जो टाइम है वो अब 10 हो गया है। 10 आवर में वो सेल ग्रो कर जा रही है अपनी, तो उसका वहाँ पे टाइम वेरी हो गया। अब जो एक मैच्योर इंसान की सेल होगी उसका टाइम वेरी हो गया। कोई ऑर्गन है हमारा, हमने उसको मतलब कि कुछ भी होगा सेल्स में वेरी करता रहता है टाइम, ठीक है? अब जो सेल साइकिल होती है उसमें 2 फेजेज़ होती है। सेल साइकिल हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, सेल साइकिल की सेल ग्रोथ करती है, फिर डीएनए डबल होता है। तो अब इसकी हम मेन जो है इसमें सेल साइकिल की सेल डिवीज़न कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो सेल साइकिल होती है इसमें 2 फेजेज़ होती हैं। तो फेजेज़ कैसे होती हैं? अब ये फेजेज़ ऐसे तो होगी नहीं कि सेल को बताएगी कि हाँ, यहाँ से फ़ेज़ 1 स्टार्ट होगी, यहाँ से फ़ेज़ 2 स्टार्ट होगी, ये इंटरफ़ेज़ है, ये एम फ़ेज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? जो हमारी सेल होती है उसमें अगर डी ऑर्गेनेल्स डबल हो रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं जी1 फ़ेज़, अगर उसमें डीएनए का डबल हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं एस, और अगर उसमें क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एम फ़ेज़, ठीक है? तो ये इसकी फ़ेज़ेज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमने बताया कि ग्रोथ करेगी सेल, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा, ऑल आर अ, कंटीन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये लगातार चलती रहती है। यानी कि एक सेल, मान लिया ये सेल है, ठीक है? इसने ग्रो किया, ये बन गई, ग्रोथ करके बन गई बड़ी। अब बड़ी बनी तो साइटोप्लाज़्म बढ़ गया, ऑर्गेनेल्स बढ़ गए। अब ये चाहती है कि मेरे ऑर्गेनेल्स मेरी 2 डॉटर सेल में बँट जाएँ, क्योंकि डबल हो चुका है सब कुछ। तो इसने 2 सेल्स बनाई। ये 2 सेल्स ने फिर ग्रोथ की। ग्रोथ करके इन्होंने भी अब 2-2 सेल बना ली। तो ये क्या हो रहा है, कंटीन्यूअसली होता जा रहा है। अब हम आपके मन में आ रहा होगा, अगर ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, तो ऐसे तो हम बहुत बड़े होते जाएँगे। जो हम हैं वो एक टाइम पर आने के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे तो हमारी सेल जब कंटीन्यूअसली डिवाइड करना चाहे तो ऐसा तो रुकनी नहीं चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी ओल्ड सेल होती है वो डेड होती रहती हैं, और वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती रहती हैं और न्यू सेल्स बनती रहती हैं। तो इसलिए होता है वो सब। अब इसके बाद क्या आता है, एम फ़ेज़, ठीक है? तो 2 फ़ेज़ हो गए हमारे, पहला फ़ेज़ हो गया इंटरफ़ेज़, दूसरा फ़ेज़ हो गया हमारी माइटोटिक फ़ेज़, ठीक है? जिसको हम इन शॉर्ट एम फ़ेज़ भी बोलते हैं। तो एम फ़ेज़ क्या होता है, रिप्रेज़ेंट एक्चुअल सेल डिवीज़न, यानी कि एम फ़ेज़ में एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है, और इसमें टाइम बहुत कम लगता है, लगभग 5% टाइम लगता है इसमें बस। इंटरफ़ेज़ रिप्रेज़ेंट, तो 2 एम फ़ेज़ के बीच का जो टाइम होगा उसको हम बोलते हैं इंटरफ़ेज़, यानी कि देखो ऐसे। अब मान लिया हमारी सेल की यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ, यानी कि एक सेल ने अभी-अभी डीएनए अपनी डिवीज़न ख़त्म किया है और उसने 2 डॉटर सेल बना लिए हैं, ठीक है? अब यहाँ से मान लिया ये 2 डॉटर सेल बन गई, तो इसकी हम पढ़ेंगे, एक सेल की स्टडी कर रहे हैं हम। तो ये सेल क्या होगी, ग्रोथ करेगी, ऑर्गेनेल्स को डबल करेगी, यहाँ आके अपना डीएनए भी डबल कर लेगी, यहाँ आके अपनी प्रोटीन्स बनाएगी। और तो यहाँ तक आने में क्या हुआ, इसने सब कुछ ग्रोथ की, अपना जो कुछ भी इसने इसका था सब कुछ इसने प्रोसेस कर ली। अब यहाँ से एक्चुअल डिवीज़न की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो एम फेज़ क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल सेल डिवीज़न एम फेज़ ही में ही होती है। बस इंटरफेज़ तो क्या होता है, इसमें ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं। अब इसमें क्या लगता है, 95% टाइम लग जाता है, यानी कि अगर ह्यूमन की जो सेल होती है वो 24 आवर ले रही है डबल होने में, तो 23 आवर्स जो हैं वो हमारे इंटरफेज़ में लग जाएँगे, और 5% यानी कि 1 आवर जो है वो हमारा एम फेज़ में जाएगा। बस इतना सा टाइम लगेगा एम फेज़ के लिए। तो यहाँ पे हमने यही बताया है कि जीवन में 8 से 12 आवर्स लग जाते हैं, एस में हमारे 6 से 8 आवर लग जाते हैं, और जी2 में हमारे 3 से 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये इंटरफ़ेज़ है, और ये क्या है, हमारी एम फ़ेज़। एम फ़ेज़ की भी कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़। तो ये सब इसकी क्या है, प्रोसेस है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। जो इंटरफ़ेज़ होती है उसको हम रेस्टिंग फ़ेज़ बोलते हैं, क्योंकि जो मेन वर्क होता है वो हमारा एम फ़ेज़ में होता है। उसकी रेस्पेक्ट में इंटरफ़ेज़ रेस्टिंग फ़ेज़ ही है, क्योंकि इसमें बहुत स्लो वर्क होता है। सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न, इसमें सेल क्या करती है, प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए, पर मेन स्टेप जो है वो तो हमारा एम फ़ेज़ में ही होता है ना, तो उसको देखते हुए इसको हम रेस्टिंग फ़ेज़ बोलते हैं। तो सेल ग्रोथ करेगी, प्लस इसमें सेल ग्रोथ करती है, प्लस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एंड मतलब कि सब कुछ ऑर्डरली मैनर में होता है। अब हम इसकी जो इंटरफ़ेज़ हैं और एम फ़ेज़ है इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, तो जो इंटरफ़ेज़ है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।